न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड यूनिट है जिसमें न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और काउंटर्स और आखिर पे पार्टिकल फिजिक्स। ये काफ़ी चीज़ें इसके अंदर, काफ़ी लेंथी यूनिट है। तो हम ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में ये सारा का सारा हो जाए। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जैसे कि रेडियस ऑफ एटम 10⁻10 मीटर होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो 10⁻15 मीटर होता है। और रेडियस अगर आप एटॉमिक मास की शक्ल में लिखना चाहें तो वो आप लिखेंगे R इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। ए जो है एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर नॉट जो है इसकी वैल्यू है 1.2 10⁻15 मीटर। और ये याद रखें कि पहले भी एक इस लेक्चर में बताया था मैंने कि ये जो 10⁻15 होता है सिर्फ ये इसको फेम्टो पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके साथ 10⁻15 के साथ मीटर लग जाता है तो फिर आप इसको फर्मी पढ़ते हैं। सिमिलरली 10⁻6 जो होता है उसको आप माइक्रो पढ़ते हैं, लेकिन जब 10⁻6 के साथ मीटर लग जाता है तो वो माइक्रोन बन जाता है। इसके अलावा नीचे कुछ मैसेज दिए हुए हैं, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सारी चीज़ें भी आपने इन्फॉर्मेशन लेवल के लिए याद रखनी, क्योंकि एक या दो नंबर का लाजमी क्वेश्चन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेवल को होता है। तो ये चीज़ें आपने मस्ट याद रखनी है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेरेबली आप कह सकते इक्वल है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आपने बात करनी है तो फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दें तो पीछे हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा जिसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। लिहाजा आप कह सकते हैं कि हीलियम का जो मास है वो 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज नियर इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। लिहाजा चार न्यूक्लियन है तो आप कह सकते हैं चारों का मास प्रोटॉन के इक्वल है। आइसोटोप्स ऐसे एटॉमिक ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। और ये आइसोटोप्स क्यों बनते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, एक है प्रोटियम 1H1, दूसरा है ड्यूटियम 1H2 और तीसरा है ट्रीटियम 1H3। एक में एक ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन जीरो है, दूसरे में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और तीसरे में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के, यानी जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड या एटम की बात करते हैं तो इसका मतलब है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉन्डिंग होती है। और जब बॉन्डिंग होती है तो डेफिनेटली उस बॉन्डिंग की वजह से ही जो कंपाउंड तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी आप एक डेफिनेशन ये भी करते हैं कि आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोटोप की एक और डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम मतलब क्यों क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, तो इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी से है तो लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और न्यूट्रॉन चूंकि रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल प्रॉपर्टी से, तो चूंकि आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है तो लिहाजा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। आइसोबार्स ये ऐसे एटम्स हैं जिनका मास नंबर जो है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। माइनस डिफरेंस सबकी डेफिनेशन में। इसके बाद मिरर न्यूक्लियाई ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होते हैं, ठीक है, हैविंग सेम मास नंबर मतलब है कि न्यूक्लियन की तादाद बराबर है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। यानी हो सकता है कि आपके पास एक दो एटम ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियन की तादाद चार है दोनों में, लेकिन एक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, लेकिन दूसरे में हो सकता है एक प्रोटॉन और तीन न्यूट्रॉन हो। ठीक है, तो अब ये आपस में क्या कहलाएंगे? मिरर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप डिफरेंट मैसेज को सेपरेट कर सकते हैं, और आमतौर पे ये आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और आपकी बुक में भी ये लिखा है कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को आइसोटोप सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक रिलेशनशिप जो है वो डॉक्टर कदीर के साथ भी बताया जाता है, क्योंकि डॉक्टर कदीर जो है वो एनरिचमेंट के एक्सपर्ट थे और यूनियम यूरेनियम के एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम 235 को वो सेपरेट करते थे। और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी यही करता है कि ये डिफरेंट आइसोटोप को सेपरेट कर देता है। अब ये जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है ये वर्क कैसे करता है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करना होता है। और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की एक लिमिटेशन याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है, यानी अगर न्यूट्रल पार्टिकल आप इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो फिर आप आइसोटोप्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर आप आइसोटोप को सेपरेट करना है तो आपने पहले आइसोटोप्स को आयनिक शक्ल में लेके आना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को या तो इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा दे दें या उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो जब वो चार्ज फॉर्म में आ जाएगा तो फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, और मैग्नेटिक फील्ड में पता है चार्ज पार्टी को डिफ्लेक्ट करता है। तो अब डिफ्लेक्शन कैसे होगी? जितना जो है वो किसी का मास कम होगा, यानी जितना उसका एटॉमिक मास नंबर कम होगा वो आइसोटोप उतना ही करीब गिरेगा, और जितना किसी का एटॉमिक मास नंबर ज्यादा होगा वो उतना दूर जाके गिरेगा। तो ये डिफरेंट रेडियस बन रहे हैं। यानी ये अगर आपके पास हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं तो ये प्रोटियम गिरेगा नजदीक, ये ड्यूटियम गिरेगा और यहाँ पे ट्रीटियम गिरेगा। ये R1 छोटा रेडियस, R2 बड़ा रेडियस और R3 सबसे बड़ा रेडियस। और ये रेडियस आप इस तरह लिख सकते हैं, R स्क्वायर 2mv/b²e। एम जो है ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी जो है ये आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया हुआ है, और ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है या जो आइसोटोप है वो कितना करीब गिर रहा है। जितना रेडियस छोटा होगा इसका मतलब वो करीब गिर रहा है, और जितना रेडियस ज्यादा होगा इसका मतलब है वो डिटेक्टर पे दूर जाके गिर रहा है। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? अप्लाइड वोल्टेज पे कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है। मैस डिफेक्ट क्या चीज़ है? जब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इनको आप फ्री स्टेट में देखते हैं तो इनका जो टोटल मास होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। जब आप इनको मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक न्यूक्लियस बना देते हैं तो फिर कंबाइन फॉर्म में हमेशा इनका मास लेस हो जाता है, यानी न्यूक्लियस का मास हमेशा लेस होता है और
वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो जब फ्री स्टेट में होते हैं उनका मास ज्यादा होता है। बस अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि उन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो मैस है फ्री स्टेट में उनका सम वो इक्वल होना चाहिए न्यूक्लियस के मैस के, क्योंकि न्यूक्लियस में भी तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस का मैस हमेशा लेस होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस की फ्री स्टेट के मैस से। तो वो क्यों लेस होता है? क्योंकि जब 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन को आपने मर्ज करके एक न्यूक्लियस बनाना चाहा तो उस मास का कुछ हिस्सा जो है वो कन्वर्ट हो गया था बाइंडिंग एनर्जी में। और वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आई, किस रिलेशनशिप से आई? वो आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन से आई थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का कुछ हिस्सा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन से, और यही मैथ डिफेक्ट कहलाता है। तो मैथ डिफेक्ट को आप फाइंड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैथ डिफेक्ट आपने कैसे फाइंड करना है। यानी ये प्रोटॉन का मैथ, ये आपके पास न्यूट्रॉन का मैथ आ गया। ये जी बता रहा है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, यानी अगर 5 प्रोटॉन है तो आप जी की वैल्यू 5 पुट कर देंगे और आगे मैथ और प्रोटॉन पुट कर देंगे। इसी तरह न्यूट्रॉन की तादाद हमेशा एटॉमिक मैथ में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से आती है। तो ये आपके पास टोटल मैथ आ गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन फ्री स्टेट। और ये मैथ ऑफ न्यूक्लियस है। और मैथ ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे वो अब बाउंड स्टेट में आ चुके हैं। तो ये जो डिफरेंस आएगा इसे मैथ डिफेक्ट कहा जाता है। और मैथ डिफेक्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, यानी जितना मैथ में डिफरेंस आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी से। यानी इसी चीज को आपने सिंपली सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बाइंडिंग एनर्जी में चली जाएगी चीज। बाइंडिंग एनर्जी जो है ये सबसे ज्यादा जो है वो है आयरन की। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो तकरीबन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होने का मतलब यह है कि आयरन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिहाज से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 2 तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर हीलियम का न्यूक्लियाई तैयार किया जाता है, न्यूक्लियस तैयार किया जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो वो भी आपने मैथ डिफेक्ट से ही देखना है। सिमिलरली ये भी पूछा जा सकता है कि एक हीलियम का न्यूक्लियस तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी है यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिला के एक न्यूक्लियस तैयार करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उतनी ही एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप हीलियम का एक न्यूक्लियस तोड़ सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की शक्ल में। तो जिस तरीके से आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मर्ज किया तो एनर्जी रिलीज हुई थी, यानी वो जो मैस था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ मैस कन्वर्ट हो गया था एनर्जी में, बिल्कुल वही काम होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जब आप हीलियम का न्यूक्लियस तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उतनी एनर्जी आप देंगे और वो एनर्जी दोबारा मैस में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस बढ़ जाएगा। यानी वही पहले मैस कम हुआ था न्यूक्लियस बनते वक्त, और जब आप तोड़ेंगे तो जो आप एनर्जी उसे देंगे जिसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैस में, और अब दोबारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका मैस एक्चुअल मैस आ जाएगा जो कि फ्री स्टेट में होता है। हाइड्रोजन के लिए मैस इनफैक्ट 0 है, होना भी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक ही तो प्रोटॉन है। तो इसने किसी के साथ आपने आपने इसको मर्ज करना ही नहीं है, तो इसलिए इसका मैस इफेक्ट जो है वो 0 है। अच्छा, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी। जब बाइंडिंग एनर्जी लिखी होगी तो इसका मतलब पूरे एटम की बात हो रही है जिसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन उन सबको मिला के देखा जाएगा। और एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि जो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी है वो 28.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये हीलियम एटम लिखा हुआ है, लेकिन जब लिखा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो अब हमें पता है कि हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो लिहाजा 28.8 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर हीलियम कितनी आ जाएगी, 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखिएगा कि एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है और जब पर न्यूक्लियॉन निकालते हैं तो वो हमेशा कम हो जाती है। यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रेडियोएक्टिविटी यानी जो एटम जो है वो डिके करता है रेडिएशन खारिज करके। तो रेडियोएक्टिविटी का जो सबसे पहले फिनोमेनन डिस्कवर किया था वो हेनरी बेकल ने किया था 1896 में। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है कि एक एटम जो है वो डिफरेंट रेडिएशन खारिज करके, जैसा कि अल्फा रेडिएशन है, बीटा है, गामा है, प्रोटॉन खारिज करके, न्यूट्रॉन खारिज करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक एटम जो है वो चेंज होता रहता है किसी दूसरे एटम में। वो पहले वाले एटम को पेरेंट एटम कहा जाता है और दूसरे वाले को डॉटर एटम कहा जाता है या डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है। हाफ लाइफ, ये वो लाइफ है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें जो डीके रेडियोएक्टिव एटम्स हैं उनकी तादाद आधी रह जाती है। ये बड़ा स्पॉन्टेनियस फिनोमेना होता है, इसमें के बारे में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पहले ये अगर एटम डिके हो गया तो अगला कौन सा एटम डिके होना है। ठीक है, और ये भी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हाफ लाइफ में सपोज मैं एक एग्जांपल देकर एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि सपोज किसी सैंपल में आपके पास 100 एटम्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी अगर हाफ लाइफ 5 मिनट है तो ये एक तरतीब के साथ 5 मिनटों बाद 50 रह जाएंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हो सकता है पहले 4 मिनट बिल्कुल खामोशी रहे और 1 मिनट में ही 50 के 50 एटम जो है वो डीके कर जाए। ठीक है, ये टोटल रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसकी कोई इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पैटर्न नहीं है, कोई इसकी अरेंजमेंट नहीं है, कोई इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी हाफ लाइफ जो है ये बिल्कुल फिक्स है। यानी अगर इसके एटम्स हाफ डिके हुए हैं पहले 5 मिनटों में तो नेक्स्ट टाइम भी अब 50 का हाफ जो है वो रहा है 25, तो इसका मतलब है कि अगले 5 मिनटों में इसका भी हाफ डिके हो जाएगा यानी 25। तो फिर वही बात कि ये जरूरी नहीं है कि एक तरतीब के साथ पहले 1 मिनट में इतने आइटम, अगले 2 मिनटों में इतने, फिर 3, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है टाइम शुरू होते वक्त 25 के 25 जो है वो डिके कर जाए। ये भी हो सकता है कि पूरे 4 मिनट 75 सेकंड जो है वो खामोशी रहे और अगले 25 मिनट के अंदर जो है वो 25 एटम डिके कर जाए। तो ये टोटल रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और पेयर न्यूक्लियर प्रोसेस है। टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ये जी हाफ लाइफ, यानी ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर डिके होने वाले एटम्स की तादाद आधी रह जाती है। आधे डिके हो जाते हैं और आधे बाकी रह जाते हैं। और हाफ लाइफ को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं?
T1/2 आप इसे लिखते हैं, और log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और log ऑफ 2 होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे डिके कांस्टेंट है और इसकी डायमेंशन है टाइम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि लैम्डा की डायमेंशन क्या है, तो इसकी डायमेंशन है टाइम इनवर्स की, सॉरी टाइम की नहीं है, टाइम इनवर्स की, क्योंकि इधर है हाफ लाइफ टाइम ऊपर है, तो इधर है लैम्डा नीचे, इसका मतलब इसकी डायमेंशन पर सेकंड होंगी, तभी ऊपर जाके ये सेकंड बनेगा, और इस तरीके से ये भी टाइम और इधर ये भी टाइम का यूनिट दे देगा। तो ये इसमें करेक्शन करने वाली है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रेडियोएक्टिविटी जो है ये कौन सा ग्राफ फॉलो करती है, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ फॉलो करती है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, डीके कांस्टेंट का भी आ चुका है, उसका यूनिट भी पूछा जा चुका है, और ये कौन सा ग्राफ फॉलो करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मीन लाइफ क्या होती है? मीन लाइफ एक्चुअली आपको बताती है कि सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम, यानी जितने एटम है जिन्होंने डिके होना उन सब की लाइफ का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, जितने उसके अंदर एटम की तादाद, उन सबको जब डिवाइड करेंगे तो मीन लाइफ मिलेगी। और मीन लाइफ का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मीन लाइफ को आप टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉ इज इक्वल टू 1/λ। तो आप टॉ को जब हाफ लाइफ की शक्ल में लिखना चाहें तो इस तरीके से बनता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 टॉ। और अगर टॉ को हाफ लाइफ की लाइफ टाइम, सॉरी, टॉ को हाफ लाइफ की शक्ल में लिखना चाहें तो यूं लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू 1.44 T1/2। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टॉ है इसकी वैल्यू ज्यादा है, जबकि T1/2 की वैल्यू कम है। क्यों, कैसे, आप देखें, ये T1/2 के इधर नीचे ले आए तो इधर क्या रह जाएगा 1.44। तो आंसर ग्रेटर देन 1 कब आ सकता है? जब ऊपर वाली रकम न्यूमिनेटर की रकम बड़ी हो और डिनोमिनेटर की रकम छोटी हो, तब आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है। ये देखिए आपके पास ग्रेटर देन 1 आंसर आ रहा है, 1.44 मतलब है ग्रेटर देन 1। तो टॉ जो है यानी मीन लाइफ टाइम जो है ये हमेशा ज्यादा होती है और हाफ लाइफ हमेशा कम होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी ज्यादा होती है, तो 1.44 टाइम ज्यादा होती है। और अगर ये पूछा जाए कि हाफ लाइफ जो है वो मीन लाइफ से कितनी कम होती है, तो वो है 0.693 टाइम कम होती है। या आप कह सकते हैं कि हाफ लाइफ जो होती है वो तकरीबन 69% होती है मीन लाइफ की। हाफ लाइफ इज द 69% ऑफ मीन लाइफ। जब आपके पास डिफरेंट हाफ लाइफ गिवन हो, यानी ऐसा टाइम पीरियड दिया हो जो कि एक हाफ लाइफ से ज्यादा हो, जैसे कि 5 हाफ लाइफ वाला टाइम दिया हो, तो फिर आप जो फॉर्मुला यूज करते हैं वो यूज करते हैं T इक्वल टू एन T1/2। टी जो है ये टोटल टाइम है, एन जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, और T1/2 एक हाफ लाइफ है। मसलन आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसमें वो टाइम कहता है, टाइम आपको दे देता है 10 आवर, और हाफ लाइफ होती है 2 आवर। तो अब आपका जो टी है वो 10 आवर है, और जो हाफ लाइफ है T1/2 वो है 2 आवर। तो एन आपसे फाइंड करवाया जा सकता है कि कितनी हाफ लाइफ इसमें लगेंगी, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं 10/2 करके 5, तो एन की वैल्यू जो है वो 5 निकल आएगी, यानी 5 हाफ लाइफ वो गुजारेगा इस टाइम के अंदर। एन हाफ लाइफ के बाद अगर आपने नंबर ऑफ एटम देखने हैं कि कितने एटम बाकी बच चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने बाकी बचने वाले एटम देखने हैं आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि एन हाफ लाइफ के बाद कितने एटम डीके हो चुके हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसी फार्मूले को 1 में से माइनस कर देंगे, यानी आप लिखेंगे 1 1, बल्कि ना लिखे, आप लिखें एन नॉट माइनस एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। एन नॉट इसलिए लिखा कि इनिशियल एटम आपके पास एन नॉट है, तो ये फार्मूला यूज होगा अगर आपने देखना हो कि रिमेनिंग एटम कितने, सॉरी, कितने एटम डीके हो चुके हैं एन हाफ लाइफ के बाद। एक्टिविटी क्या है? नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर सेकंड, dN/dt। ये एन जो है ये ओरिजिनल एटम्स है, तो टाइम के लिहाज से वो कितने डीके हो चुके हैं। और एन को आप लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट, वो आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा जो है ये डीके कांस्टेंट है, और टी जो है वो टाइम है जिस टाइम के बाद आपसे पूछा जा रहा है, मतलब वो 5 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं, तो ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एटम जो है वो आपके पास बाकी बच गए हैं। इसी तरह एक्टिविटी की शक्ल में आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम, यानी जो एटम डिके हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एटम, ये डेल्टा है वो एटम है जो डिके हो चुके हैं, और एन नॉट ओरिजिनल एटम है, तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एटम, इसे आप कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। तो ये किसकी इक्वल है? माइनस लैम्डा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है कि टाइम कितना गुजर चुका है। नेगेटिव साइन यहाँ पे बता रहा है कि एटम जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जो अनडिकेड एटम्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। डिकेड एटम बढ़ते चले जा रहे हैं और अनडिकेड एटम कम होते जा रहे हैं। डिके कांस्टेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एक दफा आ चुका है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। ये डिके प्रोसेस जो है ये टोटल रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई इसकी सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कार्बन डेटिंग ये वो फिनोमिना है, ये प्रोसीजर है जिसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड हो चुके होते हैं, फोसिल्स यानी जिन्हें आप कहते हैं, वो ट्री भी हो सकता है, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, तो उसकी एज आप फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आप यूज करते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। ये आप कैसे चेक करते हैं? आप एक जिंदा जो जानदार होता है उसमें भी देखते हैं कि उसके अंदर कितनी कार्बन मौजूद है, और जो डेड फोसिल आपको मिलता है उसके अंदर भी आप कार्बन देख लेते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर जैसे ही जानदार मरता है तो उसके अंदर जो कार्बन होती है वो डीके होना शुरू हो जाती है। तो ज़ाहिर है आपने एक ऐसा फोसिल देखा है जो आज से 5 लाख साल पुराना है, तो उसके अंदर जब आप कार्बन की मिकदार देखेंगे तो वो जिंदा जानदार के कार्बन वाली मिकदार नहीं होगी, उसकी कार्बन की मिकदार कम होगी, क्योंकि उसकी कार्बन डिके होना शुरू हो गई थी जैसे ही वो मरा था। तो इस तरह कंपैरिजन कर लिया जाता है कि इसकी कार्बन कितनी कम हो चुकी है जिंदा जानदार के मुकाबले में। उस तरीके से फिर कंपैरिजन करके देख लिया जाता है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया जाता है कि इसकी इतनी एज बनती है। अगर रॉक्स वगैरह की अगर आपने एज देखनी हो, ये चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो फिर इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, और इसके लिए पोटाशियम के 40 यूज होता है, और पोटाशियम की हाफ लाइफ होती है 10⁻⁹ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, अल्फा बीटा गैमा जो है वो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल वगैरह, ये सारे कैसे इंटरेक्ट आते हैं
मेटल के साथ। तो आयनाइजेशन जो है ये एक तो चार्ज पे डिपेंड करती है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन ज्यादा होगी। जैसे कि अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है तो लिहाजा ये सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पैदा करता है। और गामा रेडिएशन या न्यूट्रॉन, इन पे चूंकि गामा रेडिएशन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन भी जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लिहाजा ये लीस्ट आयनाइजेशन क्रिएट करते हैं। बीटा जो है ये दरमियान में आता है, क्योंकि बीटा पे -1 चार्ज होता है। अब पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन का ताल्लुक होता है मास और चार्ज के साथ। जितना ज्यादा मास होगा या जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कम पेनिट्रेशन होगी। यानी वही अल्फा पार्टिकल जो आयनाइजेशन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, पेनिट्रेशन पावर उसकी सबसे कम है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा होता है, +2 चार्ज होता है, और उसका मास भी 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और दूसरी तरफ वही गैमा रेडिएशन जिसके ऊपर चूंकि चार्ज नहीं था तो लीस्ट वो आयनाइजेशन क्रिएट कर रही थी, वही चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा पेनिट्रेट हो रही है। यानी मैक्सिमम पेनिट्रेशन गैमा रेडिएशन किया या फिर न्यूट्रॉन किया, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके सामने से कोई अपोजिशन प्रोवाइड नहीं की जाती। जबकि अल्फा पार्टिकल जो है वो जब किसी चीज में पेनिट्रेट होने लगते हैं तो सामने से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव दोनों रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे उसकी पेनिट्रेशन पावर कम हो जाती है। जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है तो उसको सामने से कोई इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील नहीं होती और ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। न्यूट्रॉन जो है इसकी हाफ लाइफ लाजमी देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद मैं नहीं लिख सका। न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ और मीन लाइफ, हाफ लाइफ इसकी आई थिंक 10 मिनट्स है, 10 या 11 मिनट्स है। जबकि जो प्रोटॉन है ये बहुत स्टेबल है, प्रोटॉन को इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है डिके होने के लिए। और इसी तरह अगर आपके पास कोई सैंपल पड़ा है, जिस तरह कैपेसिटर को मुकम्मल चार्ज होने के लिए या मुकम्मल डिस्चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल इसी तरह जो आपके पास कोई रेडिएक्टिव सैंपल पड़ा है उसको भी मुकम्मल डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 3 याद रख लीजिएगा। एक, कोई सैंपल मुकम्मल कंप्लीटली कब डिके होता है, इनफाइनाइट टाइम बाद होता है। और दूसरा, प्रोटॉन बहुत स्टेबल पार्टिकल है, डिके होने के लिए इसे इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। जो कि न्यूट्रॉन है ये बड़ा अनस्टेबल पार्टिकल है और आसानी से डिके हो सकता है। आई थिंक इसकी जो लाइफ टाइम है वो 11 मिनट्स, 10 से 11 मिनट्स है, और इसकी जो मीन लाइफ है वो शायद कोई 14 या 15 मिनट्स है, क्योंकि मीन लाइफ हमेशा ज्यादा होती है। हमारा ये गूगल कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो रेडिएशन है, अगर आप एयर में देखें तो इनकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, 1/r², यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ ये होल्ड करती है। लेकिन अगर ये जो रेडिएशन है ये किसी मैटर के अंदर है तो फिर ये इस फार्मूले से आप इनकी इंटेंसिटी देख सकते हैं कि किस तरह ड्रॉप होती है इंटेंसिटी, I = I0 e⁻μx। ये जो I0 है ये ओरिजिनल इंटेंसिटी है, और म्यू जो है ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, और एक्स जो है ये वो डिस्टेंस है जिसमें उसने रेडिएशन एक मूव किया है मैटर के अंदर। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर पार्टिकल पाथ कैसा फॉलो करते हैं? अल्फा पार्टिकल का पाथ थिक होता है, स्ट्रेट होता है और कंटिन्यूस ट्रैक होता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 तरीकों से, अल्फा का डायरेक्ट पाथ पूछा जा सकता है या फिर पाथ देके पार्टिकल पूछा जा सकता है कि एक पार्टिकल है जो कि आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर थिक, स्ट्रेट और कंटिन्यूस ट्रैक बनाता है, बताएं वो पार्टिकल कौन सा हो सकता है? तो आपने बताना है अल्फा। सिमिलरली जब बीटा पार्टिकल की बात होगी तो उसका ट्रैक होता है थिन और डिसकंटिन्यूस ट्रैक होता है। गामा रेडिएशन का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, बिल्कुल जिस तरह मॉलिक्यूल मूव करते हैं रैंडम, इसी तरीके से गामा रेडिएशन का भी रैंडम पाथ होता है। गीगर मिलर काउंटर, ये रेडिएशन काउंटर होता है, रेडिएशन काउंट करने के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर एक एक होती है प्रिंसिपल गैस जिसके थ्रू आपने रेडिएशन काउंट करनी होती है, और उसके साथ एक और गैस ऐड की जाती है जिसे क्वेंचिंग गैस कहा जाता है। क्वेंचिंग गैस इसलिए ऐड की जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा काउंट्स होते हैं उसको रोका जा सके। एक्स्ट्रा काउंट का मतलब कि आपने तो देखनी है रेडिएशन, अब रेडिएशन कैसे, आपने ये गैस भरी हुई है, ये गैस आपने भरी हुई है, इसमें से आपने रेडिएशन फॉल करवाई, वो अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, तो आपने रेडिएशन काउंट करनी है ये अल्फा। तो होगा क्या, जब ये रेडिएशन इस गैस से इंटरेक्ट करेंगी तो आयनाइजेशन पैदा करेंगी। जब आयनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो सामने डिटेक्टर लगा होता है जो कि उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को करंट की शक्ल में मेजर कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को करंट कहा जाता है। तो वो करंट की जो मेजरमेंट होगी उससे वो कैलिब्रेशन कर ली जाती है कि ये जो करंट की मिकदार है ये बता रहा है कि इतनी रेडिएशन हो सकती है जिन्होंने आयनाइजेशन क्रिएट किया, और इस तरीके से रेडिएशन मेजर कर ली जाती है। तो अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं आयनाइजेशन के बाद, ये इलेक्ट्रॉन बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ये जो अल्फा रेडिएशन है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, क्योंकि जो आपका डिटेक्टर है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देख रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को देख रहा है, और उसके हिसाब से वो देख लेता है कि इतने अल्फा रेडिएशन आई होंगी। अब चूंकि अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके उनको रिमूव करे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद तो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा करंट मेजर होगा तो वो काउंटर समझेगा कि जो रेडिएशन है अल्फा रेडिएशन वो ज्यादा है, हालांकि वो ज्यादा नहीं है, अल्फा रेडिएशन तो कम थी। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो फर्दर कोलिजन करके फर्दर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इसलिए क्वंचिंग गैस ऐड की जाती है ताकि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो करंट्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको रोका जा सके और हमारा जो रेडिएशन काउंटर है वो एक्यूरेटली वर्क करे। नियॉन गैस जो प्रिंसिपल गैस होती है इसके साथ अगर क्वेंचिंग गैस ऐड करनी है तो ब्रोमीन गैस इस्तेमाल की जाती है। दैट टाइम, ये वो टाइम होता है जिसमें काउंटर जो है वो काउंटिंग नहीं कर पाता, यानी इतनी फास्ट रेडिएशन आ रही होती है कि वो 10⁻⁴ सेकंड के अंदर अगर कोई रेडिएशन है तो उसे काउंट नहीं कर पाता, ये टाइम डेड टाइम कहलाता है। गीगन काउंटर जो है ये फास्ट काउंटिंग के लिए सूटेबल नहीं है। फास्ट काउंटिंग के लिए हम सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज करते हैं जो कि फास्ट काउंटर है और रिवर्स बाइस में काम करता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं जब फोटो डायोड की बात हुई थी, तो फोटो डायोड भी रिवर्स बाइसिंग में काम करता है और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी रिवर्स बाइसिंग में काम करता है, और ये अल्फा बीटा वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बनाया कैसे जाता है, एक पी टाइप सिलिकॉन या जर्मेनियम लिया जाता है और उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है एन टाइप की। न्यूक्लियर रिएक्शन बड़े फेमस रिएक्शन है, आपने 9th से पढ़ना शुरू किया होगा, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है 2 लाइटर न्यूक्लियस में, और 2 या 3 न्यूट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। कुछ रिएक्शन में 2 खारिज हो जाते हैं, कुछ में 3 खारिज हो जाते हैं, तो एवरेज आप कह सकते हैं 2.5 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं।
ये बड़ा फेमस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 235 पे जब आप न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, ये न्यूट्रॉन याद रखें ये स्लो न्यूट्रॉन है, दो किस्म के न्यूट्रॉन होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन और फास्ट न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर में ये होती है। और फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उनकी एनर्जी होती है। तो यूरेनियम 235 जो है ये सूटेबल है स्लो न्यूट्रॉन के लिए, लो एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए, जबकि यूरेनियम 238 जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन के लिए, यानी वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनके लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो हम देखते हैं कि यूरेनियम जो है वो बैरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन है जिसमें जीनान और स्ट्रोंशियम भी बनता है और दो न्यूट्रॉन खारिज होते हैं। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जिसमें यूरेनियम 235 जो है वो सीरियम और रुबिडियम में भी चेंज हो जाता है, दो न्यूट्रॉन खारिज करके और साथ एनर्जी भी खारिज करता है। कितनी एनर्जी टोटल खारिज होती है फिशन रिएक्शन में? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खारिज होती है। और ये एनर्जी जो खारिज होती है ये इन फॉर्म ऑफ हीट खारिज होती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स, यानी ये जो फिशन फ्रेगमेंट्स हैं और न्यूट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में ये एनर्जी खारिज होती है। अगर आपने पर ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको अगर आप पर न्यूक्लियन देखना चाहें तो चूंकि यूरेनियम में 235 न्यूक्लियन है तो 200 को 235 से डिवाइड करें तो ये 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी मिलती है। बाइंडिंग एनर्जी जो यूरेनियम के पर न्यूक्लियन वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप बैरियम और क्रिप्टॉन की अलग अलग देखें बाइंडिंग एनर्जी तो वो है 8.6, यानी देखें बैरियम और क्रिप्टॉन को जब फ्री हालत में देखा गया है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा बन रही है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन करके आप दोबारा यूरेनियम बनाएंगे तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी स्मैश का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और इस तरीके से मैच जो है वो कम हो जाएगा यूरेनियम 235 का एज कम्पेयर टू बैरियम और क्रिप्टॉन के। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो आ रहा है वो आ रहा है वही 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊपर हमने देखा है। यूरेनियम 238 को नेचुरल यूरेनियम कहा जाता है और इसकी परसेंटेज 99% होती है, और यूरेनियम 235 को एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाता है। ये जो एटॉमिक बम बनते हैं इनके अंदर एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल होती है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो यूरेनियम की एनरिचमेंट होती है। यूरेनियम 235 को हासिल करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसकी परसेंटेज 1% होती है, यानी नेचुरल यूरेनियम 99% होता है और एनरिच यूरेनियम जो है वो 1% होता है। फिशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपका जो मैस है फिजाइल मटेरियल का जिससे आपने फिशन करवानी है उसे फिजाइल मटेरियल कहा जाता है, वो उसका मैस